आज हम ट्यूटोरियल्स तो आज हम आपको बताएंगे कि पेपर में जो कॉम्प्रिहेंशन आता है, आपको पैराग्राफ में से क्वेश्चन ढूंढने आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना। तो आज हम करेंगे पोइट्री वाला पैराग्राफ। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन। तो आप जैसा कि आप जानते हैं, तो आपको पेपर में दो पैराग्राफ तो देखने में मिलते हैं। एक तो मतलब कि आप कह सकते हो किसी भी टेक्स्ट से आ जाता है, सिंपल सा। और एक आपको पोइट्री का कॉम्प्रिहेंशन आता है। तो आज जो हम कॉम्प्रिहेंशन करेंगे वो रिलेटेड है पोइट्री से। तो बिना देरी किए लेट्स विद पैराग्राफ। तो पैराग्राफ करने का सही तरीका क्या है कि सबसे पहले तो आप क्वेश्चंस को रीड करो, 2 बार करो, 3 बार रीड करो। पैराग्राफ को रीड, पूरा पैराग्राफ रीड करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें क्वेश्चन में से कीवर्ड्स को उठा के उसको फटाफट से ढूंढ। पैराग्राफ को पूरा पढ़ोगे, 1 बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि पैराग्राफ को पढ़े बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते, तो आप एक क्विक रीडिंग उसको लीजिए, लेकिन ज्यादा टाइम पैराग्राफ को पढ़ने में मत वेस्ट कर। ठीक है, तो वैसे तो सिंपल कीवर्ड से आंसर ढूंढो तो भी आपको इजीली मिल जाएगा। चलो फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का देखो। क्वेश्चन है, द ट्री presses इट्स माउथ अगेंस्ट द स्वीट अर्थ फ्लोइंग वेस्ट टू। जो ट्री है वो अपना माउथ प्रेस करता है अगेंस्ट द स्वीट अर्थ, अर्थ की छाती के ऊपर क्यों रखता है वो अपना मुंह। तो ऑप्शंस है, एक्सप्रेसेस इट्स ग्रेटिट्यूड टू इट, ड्रॉ सब्सटेंसेस फ्रॉम इट, ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, एक्सप्रेस इट्स लव फॉर इट। कि वो अपना ग्रेटिट्यूड, थैंक्स दिखा रहा है, अपना आभार व्यक्त कर रहा है उसको। ड्रॉ सस्टेनेंस फ्रॉम इट। सस्टेनेंस क्या होता है? सस्टेनेंस जो, ये सस्टेन वर्ड से बना है। सस्टेन मतलब बचाना, अपने आप का बचाव करना। तो यहाँ पे अगर ट्री सस्टेन मीनिंग आएगा, सस्टेंस का मीनिंग यहाँ पे न्यूट्रिशन, क्योंकि ट्री की बात हो रही है तो यहाँ पे न्यूट्रिशन होगा। ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, इससे इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहा है। इंस्पिरेशन मतलब उससे इंस्पायर, इंस्पायर हो रहा है, प्रेरणा ले रहा है उससे। डी ऑप्शन है, एक्सप्रेस इट्स लव, या फिर वो अपना लव एक्सप्रेस कर रहा है। चलिए चलते हैं हमारी पोएट्री पे। तो हमारा कीवर्ड क्या आ गया? स्वीट अर्थ फ्लोइंग वेस्ट और ट्री प्रेसेस माउथ। माउथ वर्ड देख लो, ये देखो माउथ में कुछ देखते ही यहाँ पे मिल गए दोनों वर्ड मेरे। ठीक है, माउथ इज बेस्ट एंड फ्लोइंग वेस्ट, दोनों कीवर्ड मिल गए हमारे। अब हमने इस लाइन को अच्छे से रीड कर। ए ट्री हुज हंग्री माउथ इज बेस्ट। देखो हंग्री माउथ, यहाँ पे माउथ हंग्री की बात कर रहे हैं, मतलब उसको भूख लगी है। इज बेस्ट अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट, इसलिए वो अर्थ की छाती के ऊपर अपना मुंह रखता है खाने के लिए। खाने के लिए रखता है ना। तो अभी आ जाओ, यहाँ पे थैंक्स नहीं दे रहा, तो हमें हमारा ऑप्शन जो मिल गया, उसको भूख लगी है, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो उसका बी ऑप्शन वो सही होगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटिट्यूड भी नहीं दे रहा है। हंग्री वर्ड से हमने अपना राइट ऑप्शन है जो वो इजीली फाइंड कर। ठीक है, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। अगर फिर भी आपको लगता है कि आगे भी कुछ हो सकता है, तो एक लाइन ऊपर की और एक लाइन नीचे की पढ़ लो। समझो, I think that I shall never see a poem lovely as a tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast, a tree that looks at God all day and lifts her army leafy arms to pray। वहाँ पे तो कोई बात ही नहीं, यहाँ पे ओनली हंग्री माउथ की बात की गई है। दैट मीन्स उसको भूख लगी है, उसको खाना चाहिए। खाना चाहिए तो न्यूट्रिशन से ही मिलेगा। ठीक है, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो बी ऑप्शन वहाँ पे आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारा, द ट्री प्रेज टू गॉड बाय। अब गॉड को ट्री कैसे प्रे कर रहा है?
कैसे प्रे कर रहा है। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मिला हमें यहाँ पे, बाकी के जो क्वेश्चन होंगे ऑलमोस्ट इससे नीचे ही होंगे। बहुत रेयरली आपको जहां से पहला क्वेश्चन फाइंड आउट करते हो आप उससे ऊपर वाले पैराग्राफ में मिलता है, बट मोस्टली उसके बाद ही जो आंसर होते हैं बाकी के वो होते हैं, तो ऊपर का पढ़ने की फिर जरूरत ही नहीं। अब देखो, ए ट्री दैट लुक्स एट गॉड, गॉड मिल गया वर्ड, ऑल डे, ए ट्री है जो सारा दिन गॉड की तरफ देखता है, एंड लिफ्ट्स हर लीफी आर्म्स टू प्रे। ये तो हमसे पूछा है कि वो कैसे प्रे करता है गॉड को। आ जाओ ऑप्शन पे, स्विंगिंग इट्स ब्रांचेस, अपनी ब्रांचेस को स्विंग करके इधर उधर हिला के, प्रोड्यूसिंग फ्रूट एंड फ्लावर्स, प्रोवाइडिंग शेड टू ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स को शेड प्रोवाइड करके, नो यहाँ पे लिफ्टिंग हर आर्म्स, अपनी आर्म्स को, लीफी आर्म्स जो पत्ते वाली, यहाँ पे आर्म्स का मतलब क्या हो गया, ब्रांचेस, अपनी टहनियों को हिला के उठा के वो गॉड की प्रे कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम, कि कौन सी स्टेटमेंट पोएम के संदर्भ में सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब हम क्विक सी रिवीजन देंगे। डेफिनेटली इसका आंसर जो नीचे ही होगा, तो ऊपर की लाइन तो हम पढ़ चुके हैं, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है तो एक बार पूरी ऊपर से रीड कर सकते हो क्विक। वैसे तो इसका आंसर जो इन लाइनों में से ही होने वाला है, तो यहीं से पढ़ते हैं। ए ट्री दैट मे इन समर वियर ए नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन हर हियर, रॉबिन्स बर्ड होता है ना, अपॉन हुज बॉसम स्नो हैज लेन, बॉसम रेस्ट, स्नो हैज लेन वेट, ए ट्री दैट मे इन समर वियर, के ए ट्री जिसपे समर मतलब मई का महीना है यहाँ पे और समर चल रही है। ए नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन हर हेयर, उसके हेयर में रॉबिन्स का, रॉबिन बर्ड का घोंसला है। हेयर मतलब यहाँ पे लीव्स आ जाएगा, उसकी शेड आ जाएगी, उसमें घोंसला है उसका ट्री के ऊपर। upon whose bosom snow has lain, जिसकी ब्रेस्ट के ऊपर मतलब जिसके ऊपर स्नो गिरी हुई है, बर्फ गिरी हुई है। who intimately lives with rain, जो के इंटीमेट पक्के तौर पर किसके साथ रहती है, रेन के साथ, क्या रहती है, स्नो। Poems are made by fools like me, but only God can make a tree, के पोएम्स तो मेरे जैसा मूर्ख लिख सकता है, बट जो ट्री है वो सिर्फ गॉड के द्वारा ही बनाया हुआ है। क्वेश्चन क्या था, द ट्री वेलकम्स द स्नो ऑन इट्स बॉसम, जो ट्री है वो स्नो का वेलकम कर रहा है। अब हमने बताना है नॉट ट्रू, वेलकम हो रहा था, स्नो की बात हुई है, राइट है। द ट्री सिंबलाइजेज स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, कि ट्री सिंबलाइज कर रहा है स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल होना, एक जगह पे ठहर जाना, स्थिर हो जाना। नेक्स्ट पहले पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है, द ट्री अलाउज बर्ड टू बिल्ड देयर नेस्ट इन इट, तो वो अलाउ कर रहा है बर्ड्स को अपने घोंसले बनाने के लिए, बिल्कुल कर रहा है, पैराग्राफ में दिया हुआ है। इट लिव्स क्लोजली विद रेन, ये भी बात बोली गई है। देखो, इट लिव्स क्लोजली, इंटीमेट, क्लोज होना, इंटीमेट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड होता है ना, उससे समझो। तो तीनों रह गए हैं, तो रह के गया ऑप्शन बी, इसकी कोई बात नहीं की गई है, जो ट्री है वो स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को सिंबलाइज कर रहा है, तो बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन लाइन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ लाइन में फिगर ऑफ स्पीच ढूंढना, फिगर ऑफ स्पीच, पहले हम थर्ड और फोर्थ लाइन को रीड करते हैं फिर पता चलेगा। अब
A tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast. हंग्री माउथ, फ्लोइंग ब्रेस्ट, वो दोनों ही कीवर्ड है। पहले तो मैं आपको ऑप्शन समझा दूं, फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या दिया। अब देखो, सिमिली जो होता है, ये सिमिलैरिटी को शो करने के लिए होता है, एक जैसी कोई भी चीज, ठीक है। मोस्टली जो लाइंस आपको गिवन होती हैं उसमें एज या लाइक से कंपैरिजन जो किया गया होता है, तो आप इन कीवर्ड से इजीली सिमिली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप एज एंड लाइक वर्ड देखते हो, मतलब वो सिमिली की बात हो रही है, वहाँ पे सिमिली है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम किसी भी कह लो कि ऑब्जेक्ट को, कोई ऑब्जेक्ट है उसको ह्यूमन वाले ट्रेड्स दे देते हैं, ह्यूमन के साथ कंपेयर कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद आ गया मेटोनिमी। अब मेटोनिमी क्या होता है, इसमें होता है कि आप किसी वर्ड को रिलेट कर रहे हो, किसी वर्ड को रिलेट कर रहे हो, जो आप कहना चाह रहे हो जिसके साथ वो क्लोजली एसोसिएट है, मतलब उससे मिलता जुलता सा आप कंपेयर कर देते हो आप उसको उसके साथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बोल देते हो लाइन में व्हाइट हाउस, आई वेंट टू व्हाइट हाउस, ठीक है। अब जो जो व्हाइट हाउस है, यहाँ पे कौन रहता है, इज द हाउस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। जानी के यहाँ पे अगर मैंने लाइन में व्हाइट हाउस वर्ड का यूज किया है, तो मैं बात कर रही हूँ प्रेसिडेंट, दैट इज कॉल्ड मीटोनिमी, कि आप वर्ड कोई और यूज कर रहे हो लेकिन रेफरेंस आप किसी और कर रहे हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, जैसे कह देते हैं गिव मी अ हैंड, गिव मी अ हैंड। अब मैंने यहाँ पे ए हैंड वर्ड यूज किया, अब यहाँ पे मैं उसका हाथ नहीं मांगा, मैं उससे हेल्प मांग, ठीक है। यानी कि मैंने ए हैंड जो यूज किया है वो हेल्प के लिए किया। होप कि आपको मेटोनिमी समझ आया अच्छे से। अब जो है एलिट्रेशन, ये क्या होता है, ये रिपीटेड साउंड्स होते हैं, रिपीटेड साउंड्स, एक ही लाइन में जब कोई साउंड बार बार रिपीट होता है तो उसको बोल देते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन की एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, एलिट्रेशन की एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, ही बिल्ट अ बिग बोट, बिल्ट अ बिग बोट। अब देखो यहाँ पे ब ब रिपीट हो रहा साउंड, ही बिल्ट अ बिग बोट, तो ये एलिट्रेशन है, ठीक है, समझ आया। तो अब बात करेंगे हम अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन में पूछा था कि थर्ड और फोर्थ लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, आ जाए। ए ट्री हुज हंग्री माउथ एंड अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट, इनको ह्यूमन ट्रेड दिए गए ना, यहाँ पे सिमिली की तो बात है, एज और लाइक वर्ड को ले दिया ही नहीं गया है, मेटोनिमी की बात भी नहीं हो रही यहाँ पे, इसको हम डायरेक्टली किसी फेमस चीज के साथ कंपेयर भी नहीं कर रहे और एलिट्रेशन भी नहीं है। अब हंग्री माउथ, हंग्री माउथ भूखा मुंह, ये तो ह्यूमन का होता है ना, लेकिन यहाँ पे ट्री के बारे में बात की गई है, तो उसका हंग्री माउथ, सच्ची में ट्री का माउथ तो होता नहीं है, ठीक है, तो ये ह्यूमन ट्रेड हो गया। उसके बाद नीचे वाली लाइन पे आ जाओ, अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट। अब सच्ची में ये भी ह्यूमन ट्रेड है ना, ये तो फीमेल्स में होता है ना, तो अर्थ की तो नहीं होती ब्रेस्ट, चेस्ट कुछ भी, इसलिए यहाँ पे ह्यूमन ट्रेड दिया गया है, तो हमारा राइट ऑप्शन जाएगा बी, कि इसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है, पर्सन के साथ किसी ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया गया।
क्लियर एवरीवन? अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेरी सेंड कीजिए, श्योरली सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आइडेंटिफाई एंड नेम द फिगर ऑफ स्पीच। अब इसमें भी फिगर ऑफ स्पीच ही ढूंढना है। यूज्ड इन पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी। बहुत सिंपल सा इसका आंसर है, जो अभी अभी हमने डिस्कस भी किया है कि यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, लाइक। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी आप लाइक और एज वर्ड देखते हो, दैट मीन्स ये डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, इट्स सिमिली। तो इसका जो राइट ऑप्शन जाएगा वो हो जाएगा सिमिली। बाकी के जो ऑप्शन हैं उसको भी एक बार हम कर लेते हैं डिस्कस। अब मेटाफर, मेटाफर क्या होता है? जैसे डायरेक्ट कंपैरिजन होता है इसका, डायरेक्ट कंपैरिजन किसी चीज से। जैसा कि हम बोल देते हैं हर फेस इज लाइक अ मून, हर फेस इज लाइक अ मून। अब उसका जो फेस है वो मून की जैसा, देखो फेस लाइक अ मून, मून, मून का कोई फेस होता है? उसका डायरेक्ट कंपेयर कर दिया। जैसे कि माना जाता है, मोस्टली आपने सुना होगा कि मोस्टली सॉन्ग्स चांद सा चेहरा ऐसे बनते हैं ना उसके कंपैरिजन, असल में तो वैसा नहीं होता। तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि मून के जैसा खूबसूरत है, यहाँ पे उसकी प्रेज कर रहा है, कहते कि तुम्हारा जो फेस है वो मून के जैसा है, चांद के जैसा फेस है, यहाँ पे प्रेज हो रही है उसकी। इट्स कॉल्ड मेटाफर। और एग्जांपल ले सकते हो आप इसकी, ही हैज अ काइंड सॉरी, ही हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। उसका जो दिल है वो सोने का है, हार्ट ऑफ गोल्ड। अब सच्ची में जो उसका हार्ट है वो गोल्ड का तो नहीं बना। तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, वो उसकी काइंडनेस को शो करना चाह रहा है। तो ये होता है मेटाफर। पर्सोनिफिकेशन अभी बताया कि जब किसी ऑब्जेक्ट को ह्यूमन ट्रेट्स दे दी जाते हैं, किसी पर्सन की क्वालिटीज दे दी जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। लास्ट ऑप्शन है हाइपरबोले। हाइपरबोले क्या होता है? किसी चीज को बहुत ज्यादा एग्रीगेट कर देना, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा देना, मतलब कि सच्ची में वैसा ना होना लेकिन उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना। इसकी एग्जांपल ले सकते हो, माई बैग वेज अ टन, कि जो मेरा बैग है वो 1 टन का है। अब देखो, कॉमन सी बात है, 1 टन का बैग तो नहीं उठा सकता कोई। तो उसने अपने बैग का जो वेट है, जितना भी होगा, थोड़ा बहुत किलो 2 किलो, उसको 1 टन के साथ कंपेयर कर दिया, मतलब उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल। इसको बोलते हैं हाइपर। कि एक्चुअली में क्वांटिटी जहाँ सिचुएशन वैसी ना होना, लेकिन उसको बहुत एग्रीगेट कर देना, बहुत एक्सपेंड करके बता देना, उसकी कोई डेफिनेशन देनी थी। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आई मून एंड, कि मैं मून तक और उसके बाद तक उसको लव करती। ठीक है, तो अभी सच्ची में तो मैंने मून पे जाके नहीं करना, तो मैंने यहाँ पे बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, दैट इज कॉल्ड हाइपर। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। The word mouth in the line third refers to the dash of the tree. The third line में जो वर्ड माउथ यूज किया गया है वो ट्री के लिए क्या है? उसका क्राउन है, क्राउन मतलब ताज है उसका जो वियर करते हैं हेड पे,
ऑर्नामेंट, ठीक है। फिर उसका क्राउन है, उसकी ब्रांचेस हैं, उसका ट्रंक है ना, या फिर उसकी रूट्स हैं, उसकी जड़ें। अब माउथ क्या है, देखो थर्ड लाइन पे, अ ट्री whose hungry mouth is pressed। अब देखो यहाँ पे हंग्री माउथ है, जो ट्री है, ये जो ट्री है, ट्री अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, मान लो ये ड्राइंग पे ऐसे ही ट्री बना देते हैं, यहाँ पे ये ट्री है, ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, मिट्टी में से लेता है, जमीन से, अर्थ से लेता है। तो किस पार्ट के थ्रू ये अपना न्यूट्रिशन लेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया कि इसका माउथ कहाँ, ऑब्वियसली नीचे वाले पार्ट से लेगा सारा न्यूट्रिशन, अर्थ से तो यहीं से लेगा ना, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा इसका, आ जाओ ऑप्शंस पे। और जो ट्री का माउथ है वो क्या होना चाहिए, इसका क्राउन एरिया होना चाहिए, यहाँ पे ऑर्नामेंट नहीं आएगा, क्राउन एरिया, जो जैसे ये ट्री है, इसका जो जो शेड होती है ट्री की, उसको इसका क्राउन बोलते हैं। तो इसका क्राउन इसका माउथ होगा, इसकी ब्रांचेस इसका माउथ होगा, इसका जो जे ट्रंक है ये इसका माउथ होगा, या फिर जो जमीन के अंदर इसकी रूट्स हैं वो इसका माउथ होगा। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, रूट्स, ऑप्शन डी यहाँ पे जाएगा इसका राइट ऑप्शन। तो यहीं पे होते हैं हमारे क्वेश्चन खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक।